किसी भी वैधानिक कार्यवाही के तहत की गई गिराने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक केवल इतना है कि उन्हें वो अपनी विहित प्रक्रिया का पालन करना कोर्ट तक पहुंचा है और ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट एक परफेक्ट गाइडलाइन जारी करेगा कि किन परिस्थितियों में इस तरीके की यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, किन परिस्थितियों में नहीं ज़रूरत। बहुत उठाया जाता है इस समय की, इसको अपने हिसाब से देखने की और उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। अगर वो अपने कार्य में विफल होते हैं तो उनके खिलाफ जितना कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए और इस चीज़ से भविष्य में बचने के लिए इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। अदरवाइज इस तरीके की अनियमितताएं और अवैधानिकताएं होती रहेंगी और हर आदमी अपने अपने इस आधार को लेकर के मजबूत करेगा कि जब मैं बना रहा था तो मुझे रोका क्यों नहीं। लोग ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो सबका होगा मेरा भी इलीगल है, वो आज बच गया है तो कल भी बचा रहेगा। लोग इस बात का सपना देखना बंद। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, बुलडोजर की कार्रवाई रुक गई। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जा रहा था विपक्षियों की तरफ से, जो लोग सरकार की विरोधी हैं, कि अब योगी सरकार औंधे मुँह गिर गई चूँकि योगी के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। क्या बुलडोजर ही गलत है, बुलडोजर कार्रवाई ही गलत है? उसका न्यायिक क्या उसका तरीका है कार्य करने का? अभी बहराइच दंगा हुआ, कुछ सड़क अतिक्रमित कर दी गई, उसको चिन्हित किया गया और 60 फीट से के अंडर में जितने लोग आते थे उनके लिए ये हो गया कि उनका 3 दिन का नोटिस दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे करा दिया। बुलडोजर क्या है, उसकी विधिक प्रक्रिया क्या है? क्या बुलडोजर चलेगा ही नहीं या चलेगा तो विधिक रूप से चलेगा? जानने के लिए हमारे साथ हैं अयोध्या कचहरी में क्षितिज कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो आप रेवेन्यू के रहे हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चीज़ों की जानकारी पब्लिक में प्रकाशित हो इसका आपका अपना प्रयास एक सार्थक प्रयास है, उसके लिए आपको साधुवाद। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक पुराने समय में आप लोग अक्सर देखा करते थे, सड़क के किनारे एक लिखा रहता था रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1935। जी। सड़क के किनारे 220 फीट तक किसी प्रकार का अस्थायी निर्माण करना मना है। जी। आज की डेट में वो सारे बोर्ड गायब हो चुके हैं, लेकिन वो एक्ट नहीं ख़त्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है जिसमें विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए किसी भी बुलडोजर, किसी भी यूज़ ऑफ फोर्स, जिसका बल प्रयोग करना कहते हैं, बल प्रयोग से अवैधानिक निर्माण न हटाए जाएँ। केवल इतना रोक लगाई गई है कि जिन लोगों को अपनी बात कहने का मौका किसी नियत प्राधिकारी के समक्ष नहीं मिलता है, उनको अपनी बात कहने का मौका दीजिए और इस बात का न्यायिक रूप से निर्णय लेने के बाद आप तब ये निर्णय लीजिए कि इसका ये निर्माण गिराने लायक है या नहीं है। केवल ये है कि बीच बीच में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और उसमें जब आप विधिक प्रक्रिया अपनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक लंबे चैनल में जा कर के डिसरप्ट होती है। ऐसी दशा में अगर कोई चीज़ प्रमा फेसाई पाई जाती है इलीगल और उसका सरकार के पास या उस नियत प्राधिकारी के पास इस बात का आधार है कि ये चीज़ प्रथम दृष्टया अवैधानिक है और इसको तत्काल हटाए जाने की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी में किसी भी चीज़ को डिसमेंटल किए जाने का प्रावधान पहले पुराने CRPC में 133 में दिया गया था और इस तरीके की इमरजेंसी हटाए जाने के अस्थायी निर्माण जो किसी चीज़ को ब्लॉक करते हों उसका प्रावधान अभी भी है। केवल इतनी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरीके से जा करके तुरंत हेस्टी डिसीजन ले करके और चीज़ें डिसमेंटल की जा रही हैं उस पर हम रोक लगाते हैं। बाकी आपकी किसी भी वैधानिक कार्यवाही के तहत की गई गिराने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। नियत प्राधिकारी के पास जो भी विधिक अधिकार अपने आप में उपलब्ध हैं वो उसका प्रयोग करके बहुत आराम से चीज़ों को हटाते हुए पब्लिक के इंटरेस्ट में ये काम अपना जारी रख सकते हैं। बस केवल इतना है कि उन्हें अपनी विहित प्रक्रिया का पालन करना होगा और वो न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारतवर्ष की ज़रूरी भी है। आज आप देखें कि जो लोग खुशी मना रहे हैं वो समझ रहे हैं कि वो एक समुदाय को बचाने में सफल हो गए, जंग जीत गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका समय आया था तो आपने इस तरीके की चीज़ों को प्रश्रय दिया, जब उनका समय आया तो वो उनसे पब्लिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके वर्चस्व में और आपकी मनमानी में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। न्यायिक प्रक्रियाएं आज भी उतनी ही सशक्त हैं भारत में, जो धीरे धीरे चलते और मजबूत होती चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट एक परफेक्ट गाइडलाइन जारी करेगा कि किन परिस्थितियों में इस तरीके की यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, किन परिस्थितियों में नहीं ज़रूरत है। वो क्लेरिफिकेशन भारतीय कानून को और मजबूती प्रदान करेगा और इस चीज़ की सुओ मोटो कॉग्निजेंस
कॉग्निजेंस या जिस किसी के पिटीशन पर कॉग्निजेंस लेने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद अदा करता हूँ। इस तरीके के पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर जितने भी सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में डायरेक्ट ले रही है, चाहे सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर के या किसी के पिटीशन से, उससे भारतीय न्याय प्रणाली का और भारतीय लोगों का जो वास्तव में कानून में विश्वास करते हैं उनका और ज़्यादा विश्वास इससे बढ़ेगा। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि सतत जारी रखना चाहिए। ठीक है, ये सही है, हर पब्लिक को इस बात का अधिकार है कि वो इस बात को जाने कि अगर उसके खिलाफ कोई एसटी डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है। जी। इस तरीके की जल्दबाजी में किए गए निर्णय कभी कभी ऐसे होते हैं कि जिसके खिलाफ आपने एक्शन लिए वो पता ही नहीं लग पाता है कि साहब वो जो हमारे खिलाफ निर्णय हुआ हमने क्या किया था। जी। तो उसने क्या किया है ये उसको बताना चाहिए। और इसको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी प्रक्रिया ये कानून में लिखा हुआ है कि आप 2 साल चलाइए, 5 साल चलाइए, तब उसके बाद पता लगेगा कि कानून का पर्पस पूरा हुआ है। आप किसी भी प्रक्रिया को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, हफ्ते भर में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। और इस चीज़ को आपको प्रश्रय देना चाहिए। बाकी जो लोग ये सब सतही स्तर की राजनीति करने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं, प्रश्न बहुत उठाया जाता है इस समय कि जब अवैध निर्माण ही मान लीजिए हो रहा था तो उस समय लेखपाल क्या कर रहे थे, कानून को क्या कर रहे थे, तहसीलदार क्या कह रहे थे। अगर उस समय वो नहीं चेते तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, कानून या लेखपाल कानून को तहसीलदार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो हम गलत करेंगे। देखिए एक बात जान लीजिए, आप जितनी भी चीज़ें इलीगल होते हुए और इस्टेब्लिश्ड इलीगल होते हुए पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस ब्यूरोक्रेसी का और इस सिस्टम का अपना दोष परफेक्ट है। वो फर्स्ट हैंड ही इस इलीगल एक्टिविटी को रोक सकते थे। अभी आपने सुना होगा, अब वहाँ पर नोएडा में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग करीब 100 मंजिले की गिराई गई है। आप ये बताइए 100 मंजिले की बिल्डिंग क्या बिना किसी प्रशासनिक हस्तक्षेप के बन सकती है? आप पहले उस चीज़ को प्रश्रय देते हैं और उसके बाद जब उसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई होती है किसी कानून के तहत तो आप हायतोबा मचाते हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि आप कहाँ या क्या निर्माण कर रहे हैं? उसका निर्माण आपके हिसाब से उन अधिकारियों पर मतलब बिल्डिंग को स्ट्रिक्ट एक्शन, जिन लोगों को इसको अपने हिसाब से देखने की और उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, अगर वो अपने कार्य में विफल होते हैं तो उनके खिलाफ जितना कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए। और इस चीज़ से भविष्य में बचने के लिए इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। अदरवाइज इस तरीके की अनियमितताएं और अवैधानिकताएं होती रहेंगी और हर आदमी अपने अपने इस आधार को लेकर के मजबूत करेगा कि जब मैं बना रहा था तो मुझे रोका क्यों नहीं। इसी में ये चीज़ भी निहित है कि उसको स्वयं ये बताना चाहिए कि अगर आप बना रहे थे तो आप किस नियम में बना रहे थे और आपके पास इसको बनाने का क्या अधिकार था। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वो सिस्टम जरूर जिम्मेदार है, लेकिन आदमी वो पब्लिक क्या कर रही थी जब वो कर रही थी। ऐसी दशा में पब्लिक में इस तरीके के कानूनों की जागरूकता, और जो लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, अमूमन लोग ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो सबका होगा मेरा भी होगा। उसी में ये मास डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसी में अवैधानिक रूप से कॉलोनियाँ बनती हैं और उसके बाद जब उसको रेगुलराइज नहीं किया जाता है तो है तो मस्ती साहब आप क्यों गिरा रहे हैं। कानून का पालन करना हर व्यक्ति का ये अपना नैतिक जिम्मेदारी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप इसे समझिए। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उतना इच्छुक हैं तो उतना ही आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी उसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर आप नहीं लेते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। ये केवल कहने भर की बात है कि हमको सरकार ने नहीं रोका इसलिए हमारा सब रेगुलराइज हो गया और सब बिल्कुल वैधानिक हो गया। सर, बहराइच के परिप्रेक्ष्य में आएंगे। अभी जो लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में जो है अपना पक्ष रखा, हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए स्टे कर दिया और ये कहा कि अपना पक्ष आपको रखने का मौका दिया जा सकता है। क्या इसको ये जंग जीत लेना माने कि केवल एक सुना ही नहीं, केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जिन लोगों को आपने देखा है तुष्टीकरण की कार्यवाही में अपने आप की ढोल पीटते हुए, ये केवल वो चिल्लाने वाले लोग हैं। इससे कानूनी प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। वो निर्माण अवैध है, आज नहीं तो कल गिरेगा ही गिरेगा, और अगर अवैध नहीं है तो वो प्रोटेक्ट रहेगा। ला में उसका प्रोटेक्शन मिलना भी चाहिए। किसी आदमी ने जाकर के कोई निर्माण कैसे कर लिया है ये बताना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि उसने बना लिया इसलिए वो सारी जिम्मेदारियों से परे हो गया तो वो गलत सोचते हैं। बाकी सब ढिंढोरा पीटने दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी तुष्टीकरण की कार्यवाही चलती रहती है। अभी पूछा जाए कि जिस समय बन रहा था इलीगली, क्या तुमने बनने दिया? क्या इस बात का ठेका तुम ले रहे हो कि ये मैंने बनवाया है खड़े होकर के? कोई सांस लेने वाला नहीं मिलेगा, नहीं साहब इस इलीगलिटी में तो मैं शामिल नहीं हूँ। और उसके बाद उस इलीगलिटी को, ठीक है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें त्वरित निर्णय लेने होते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस कानून में भी डिफाइंड हैं कि इमरजेंसी पीरियड क्या होता है, इमरजेंसी में कौन कौन सी चीज़ें करनी आवश्यक होती हैं जिसमें कि आपको समय नहीं मिलता करने के लिए।
उस दशा में वो सारी चीज़ें उस समय प्रोटेक्शन में ज़रूरी होती हैं, की जाती हैं। बाकी रही बात ये कि जिस किसी का भी निर्माण मौजूद है उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, और जो इलीगल है वो आज बच गया है तो कल भी बचा रहेगा। लोग इस बात का सपना देखना बंद करते हैं। आप हैं सर क्षितिज कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। आपका कहना है गलत गलत होता है, सिर्फ कोर्ट ने इतना कहा है कि आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जो 3 दिन की नोटिस दी गई थी उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत काम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। गलत आप हैं तो हैं, आज नहीं तो कल टूटेगा जरूर। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। थैंक यू।